हे गाइस, वेलकम बैक टू योर क्लासेस। तो मेरे दोस्त, अब हम लोग सीएमए फाइनल पेपर नंबर 23 एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप की केस स्टडीज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, है ना जी। तो एक प्रॉब्लम है, आपके स्टडी मैट के अंदर ऐसा कुछ कंटेंट नहीं दे रखा जिससे अपन प्रैक्टिस कर सके। एग्जाम्पल के लिए कि भाई 10-12 केस स्टडीज आपकी स्टडी मैट के अंदर दे रखा हो जिससे अपन कर सके, बट ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है ना। तो मैंने क्या किया हुआ है, आपके जो पास्ट अटेम्प्ट है जून 24 दिसंबर 23, इन दो पेपर में केस स्टडीज आया। इसके पहले जो अटेम्प्ट हुआ था उसमें नहीं है केस स्टडी, है ना। तो दो केस स्टडी वहां से उठाया, ओके। और इस बार दिसंबर 24 के लिए जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है सेट ए सेट बी, बोले तो सेट 1 सेट 2 दोनों का मैंने दो केस स्टडीज था तो वहां से उठा लिया मैंने, है ना जी। तो ले देख के अपने पास 4 केस स्टडीज अवेलेबल है। 4 में से 3 करना है, चौथी वाली रिपीटेडली है ना। तो वो मैं तुमको बता दूंगा। बट हाँ, इस वीडियो से प्लीज एक पैटर्न समझ लेना, कैसे अपने को केस स्टडी सॉल्व करना है। अब बताता हूँ किस तरीके की केस स्टडीज आने वाली है। पहली जो वो हो सकती है कि भाई बिल्कुल आसान है, आपकी बुक से ही डायरेक्टली चीजें पूछ ली, बहुत आसान है। दूसरी वो हो सकती है कि भाई बुक से ना पूछ के, डायरेक्टली ना पूछ के इधर उधर से चीजें पूछ ली है, बाहर की चीज पूछ ली कुछ भी, तो तुम्हें अपना कॉमन सेंस, अपना दिमाग का यूज करना रहेगा और उसमें अपने को लिखना रहेगा अपने मन से, है ना। इन दो तरीके से तुमसे पूछ सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं बहुत भारी कुछ टेक्निकल चीज पूछ ली, एआई वगैरह के बारे में पूछ लिया, भाई तुमसे इंजीनियरिंग वाली चीजें पूछ ली, जावा लैंग्वेज बताओ, बताओ सी प्लस प्लस लैंग्वेज बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, है ना। अपने मार्केट से रिलेटेड, अपने कोर्स से रिलेटेड ही चीजें पूछी जाएंगी, है ना। दो केस स्टडीज जो दो अटेम्प्ट में आई है, जून 24 दिसंबर 23, बहुत आसान थी, है ना। अपनी बुक से ही मोस्टली चीजें पूछी है। मॉडल क्वेश्चन पेपर में एक दे रखी जो कि थोड़ा इधर बाहर से है, तो अपने को बना के लिखना होगा, अपन लिख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, आराम से सब कुछ कर लेंगे। और प्लीज 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 एक चीज है, जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को, फटाफट सबसे पहले सब्सक्राइब करो और लाइक करो, प्लीज 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 सब्सक्राइब करो, लाइक करो फटाफट, जल्दी, है ना। स्टार्ट करेंगे हम हमारा पहला क्वेश्चन। और प्लीज कोई भी डाउट हो मेरे को 7999993161 इस पर फटाफट से तुम व्हाट्सएप करना, कोई भी दिक्कत हो तुम कर देना, इस पर व्हाट्सएप कर देना, कॉल कर देना, है ना। तुरंत तुमको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और ये जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से ले लेना, है ना। अब मैं तुमको बताता हूँ क्या क्या कंटेंट मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है। पहली चीज है 8 मॉड्यूल के पेपर 20 का 8 मॉड्यूल है, एक एक घंटे के अंदर अंदर रिवाइज कराया हुआ है, वो मैंने यूट्यूब पर डाल दिया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से तुम देख लेना। दूसरी चीज़ है प्रैक्टिकल क्वेश्चन से वर्किंग कैपिटल के, तो वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी यूट्यूब पे, वो भी देख लेना। तीसरी है केस स्टडी वाली, तुम लोग देख रहे हो, तो इन सब की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, है ना। और एक और वीडियो है कि अपने को कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अपने को, कैसे एग्जाम में लिखना है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, कौन सा पहले जैसे एमसीक्यू है तो एमसीक्यू 30 मिनट्स में करना है, कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम में करना है, कौन से मॉड्यूल्स याद करना है सबसे पहले, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, सब चीज़ की एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई हुई है, वो ज़रूर इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखना तुम, प्लीज़ उसको भी देखना। डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब डाल दूंगा, अगर लिंक वगैरह नहीं डल पाई तो मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं वो सारी चीज़ें तुमको दे दूंगा। कभी कभी क्या होता है लिंक वगैरह नहीं डल पाती, मैनेजमेंट अपना इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो भूल जाते हैं, मैं बोल के छोड़ देता हूँ, फिर बाद में मैं देख नहीं पाता, तो वो डालते नहीं डालते, फिर थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, बट हाँ कोशिश करूंगा डल जाए, है ना। चलो पहला क्वेश्चन जून 24 अटेम्प्ट में आया हुआ था, ठीक है भाई। एक पहले केस स्टडी फटाफट पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। Mr. Us is a software engineer with 10 years of experience in software development in a reputed company. मैं एक बार पूरा रीड कर दे रहा हूँ, इसको समझा दूंगा, है ना, तो फटाफट हो जाएगा। In spite of having a secure job with lucrative salary, he is not happy with whatever he is doing now. भाई एक अस नाम का बंदा था जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, 10 साल उसने कंपनी में काम किया, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, ल्यूक्रेटिव सैलरी मतलब बहुत अच्छी खासी सैलरी थी, ठीक है, लेकिन वो हैप्पी नहीं था। अब वो चाह रहा है खुद का वेंचर स्टार्ट करना, ठीक है। वेंचर में वो चाह रहा है, मैं तुमको बता देता हूँ, ऐप खोलना चाह रहा है, ऐप बनाना चाह रहा है, अन अकेडमी जैसा ऐप बनाना चाह रहा है, जहाँ पे एजुकेटर्स आएंगे, मतलब वो टीचर्स को हायर करेगा और टीचर्स पढ़ाएंगे, और बच्चों को क्या बोलेगा, भाई बच्चे रजिस्टर करो, बच्चा पैसा दो और टीचर से पढ़ो, सिंपल। अन अकेडमी जैसा प्लेटफॉर्म वो बनाना चाह रहा है ना जी। इस टाइप से वो चाह रहा है, ये दे रखा हुआ है, ठीक है। और उस ऐप के अंदर क्या क्या चीज होंगी,
उसके अंदर होगा भाई 1-to-1 कम्युनिकेशन होगा टीचर का बच्चों के साथ, ठीक है, प्रेजेंटेशन वगैरह होगा, ऑनलाइन डिजिटल व्हाइट बोर्ड वगैरह होगा, ठीक है, वो फालतू के फीचर्स हैं भाई, पीडीएफ नोट्स देंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब चीज़ें देंगे, रियल टाइम बेसिस पे डाउट वगैरह सब कुछ सॉल्व करेंगे, वो चीज़ इसमें लिखा हुआ है ना। एजुकेशनल रिसोर्सेज विल रिमेन इन क्लाउड, ठीक है, क्लाउड बोले तो ऑनलाइन रिसोर्सेज वगैरह अपलोड होता रहेगा, ठीक है भाई। और एक्सेस कौन करेगा? रजिस्टर्ड यूजर, जिसने बाई किया हुआ कोर्स वो एक्सेस कर सकता है, देख सकता है एनी टाइम, कभी भी देख सकता है लॉग इन करके, है ना। दिस आइडिया इज इनोवेटिव इफ नॉट यूनिक, ये इनोवेटिव आइडिया, ठीक है। मिस्टर अस वांट्स योर एडवाइस इन डिजाइनिंग एन अप्रोप्रिएट बिजनेस मॉडल फॉर दिस वेंचर, ये लिखा हुआ है, सिंपल है, ऐप बनाने का सोच रहा है वो बंदा, बस इस चीज दे रखा हुआ है। अब उन्होंने क्या बोला, अपने को रिक्वायरमेंट पे आ जाओ, पहली रिक्वायरमेंट है डिजाइन अ बिजनेस मॉडल फॉर द स्टार्टअप मिस्टर अस इज गोइंग टू लॉन्च, बिजनेस मॉडल बताना है। मैंने तुमको क्लास में पढ़ाया हुआ है, या फिर तुम मेरी कॉन्सेप्ट बुक देखना, उसमें भी है, पेज नंबर 97 पर, मैं बुक निकाल देता हूँ, पेज नंबर हम लोग 97 पर लेके आते हैं, है ना। 2 मिनट का टाइम लगेगा। 97 पे हम पहुंचने वाले हैं। ये रहा हमारा पेज नंबर, कहाँ गया ये हमारा पेज नंबर 97, तुमको दिख रहा है? हाँ जी, पेज नंबर 97 पे जब मैं आता हूँ तो मैंने बिजनेस मॉडल्स पढ़ाए हुए थे। स्टडी मैट के अंदर कौन से मॉड्यूल के अंदर मिलेगा? तो दोस्त मेरे मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर चैप्टर 6 देखना, तुमको मिल जाएगा। इसमें बिजनेस मॉडल्स हैं भाई, 7 टाइप्स के बिजनेस मॉडल्स हैं। इसके अंदर कौन सा है भाई? मार्केट प्लेस का मॉडल है, ऑन डिमांड है, डिस इंटरमीडिएशन है, सब्सक्रिप्शन मॉडल है, फ्रीमियम मॉडल है, वर्चुअल गुड मॉडल है और रीसेलर मॉडल है, ठीक है। ये मॉडल है, वो अपने से पूछ रहा है कौन सा मॉडल हम लगाएं इसमें। अब आपको बताना है कौन सा मॉडल हम लगा सकते हैं। अपन देखो, तुम एक ऐप बना रहे हो, ठीक है, अब तुमने नेटफ्लिक्स भी देखा है, नेटफ्लिक्स क्या करता है? सब्सक्रिप्शन बेस्ड ले लेता है ना। बहुत सारे टीचर्स की ऐप होंगे, कुछ कुछ कंटेंट फ्री में भी मिलता है अपने को, कुछ कुछ कंटेंट के लिए वो डाल देते, पैकेज डाल देते, बेसिक प्लान वगैरह दे देते, कोई भी प्लान वगैरह दे देते। जैसे अपन अपनी भी बात करें या फिर किसी भी टीचर की बात करें, मैराथन वगैरह फ्री जाते हैं, है ना। और नॉर्मल जो क्लासेस होती है वो पेड होती है, तो प्रीमियम मॉडल होता है कि कुछ चीज़ फ्री दे दी, कुछ चीज़ पेड दे दी। या फिर कुछ ऐसा करते हैं कि भाई 6 मंथ के लिए तुमको फ्री दे दी ये चीज़, अब उसके बाद हम तुमसे पेड पेमेंट लेंगे। होता है जैसे यूपीएससी वगैरह की क्लासेस होती हैं कि भाई 1 महीने तुम्हारी फ्री है क्लासेस, उसके बाद तुम्हारा पैसा लगेगा, है ना, होता है। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? फ्रीमियम मॉडल। तो अपन क्या कर सकते हैं? फ्रीमियम मॉडल का भी यूज कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन मॉडल भी यूज कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल का मतलब क्या कि कुछ चीजें फ्री में डाल दो और उसके बाद क्या भाई, सब्सक्रिप्शन ले लो भाई, 1000 रुपए का सब्सक्रिप्शन ले लो, तो ये चीज़ें तुमको मिल जाएंगी, ये लेक्चर्स मिल जाएंगे, ये नोट्स मिल जाएंगे तुमको लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। तो हम या तो सब्सक्रिप्शन मॉडल यूज कर सकते हैं या फिर प्रीमियम मॉडल का यूज कर सकते हैं। ये अश वाले बंदे के लिए, हमारे केस स्टडी के लिए कौन सा मॉडल ले सकते हैं अपन? प्रीमियम ले सकते हैं या फिर सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल लिख सकते हैं। तो तुमको क्या करना है? तुमको डायरेक्टली लिखना है मिस्टर एश कैन यूज सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, ठीक है। इन्होंने 2 आंसर दिए हैं दोस्त, 2 आंसर दिए हैं, 2 में से कोई एक लिखना है। पहला इन्होंने बोला कि सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल का यूज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अपन आंसर बनाएंगे, है ना। और दूसरा इन्होंने बोला अल्टरनेटिव आंसर, तुमको 2 में से एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। उन्होंने अल्टरनेटिवली बताया कि भाई प्रीमियम मॉडल भी वो यूज कर सकते हैं, उसके हिसाब से तुम आंसर बना दो। तो अपन दोनों पढ़ ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुमको जो लिखना है लिख देना, सब्सक्रिप्शन बेस्ड वाला लिख देना, तो तुम्हें डाउट नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्या लिखना है अपने को इसके अंदर? ये फालतू का कंटेंट कुछ मत लिखना, अपने हिसाब से अपने को लिखना है। मैं तुमको सिर्फ हाईलाइट करके दे रहा हूँ कि ये चीज़ तो आनी चाहिए, मतलब सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल ये अपने को लिखना है, बाकी अपन अपनी लैंग्वेज में सारी चीज़ें लिखेंगे। केस स्टडी का यही मतलब होता है ना जी। क्या लिखना है अपने को? मिस्टर एस कैन यूज सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल फॉर देयर कंपनी, है ना, इस टाइप से आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फॉलोइंग आर द फीचर्स, या फिर लिख सकते हैं द फॉलोइंग कैन बी द फीचर्स ऑफ द मॉडल, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द मॉडल। अब फीचर्स हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे फीचर? सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में अपन प्लान्स बना दो, अपन बेसिक प्लान बना देंगे, अपन गोल्ड प्लान बना देंगे, अपन प्रीमियम बना देंगे, सुपर प्रीमियम मॉडल बना देंगे, और कोई भी मॉडल है, कुछ भी तुम्हें नाम दिख रहा है तो वो मॉडल अपन बना सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो तुम वो प्लान बना देना। अब अपन प्लान के अंदर क्या रखेंगे, ये सब अपन अपने मन से लिखना है कि एक बेसिक प्लान होगा। बेसिक प्लान में मैं बोल सकता हूँ कि हमारे वीडियो लेक्चर्स फ्री हैं, तुम लिख देना, पहले लिखना बेसिक प्लान, उसके आगे लिखना इन बेसिक प्लान प्राइस विल बी 999 एंड वी विल प्रोवाइड ओनली
वीडियो लेक्चर एक्सेस ओनली फॉर द स्टूडेंट, दैट्स इट। ठीक है, फिर हम प्रीमियम प्लान बनाएंगे, तो प्रीमियम प्लान नाम लिख दें, उसका आगे डैश लिखना, इन दिस प्लान वी विल चार्ज 1500 रुपीज एंड वी विल प्रोवाइड वीडियो लेक्चर्स प्लस सॉफ्ट कॉपी ऑफ नोट्स है। ओके, इस टाइप से लिख देना। फिर तीसरा हम बनाएंगे गोल्ड प्लान। गोल्ड प्लान में क्या लिखेंगे अपन भाई, इन दिस प्लान प्राइस विल बी 5000 रुपीज, स्टूडेंट कैन access video lectures plus hard copy will be delivered at their home and they can also interact with the teacher directly for doubt support। इस टाइप से प्लान बना दो, 3-4 प्लान बना के बस छोड़ देना, आंसर हो गया। इन्होंने भी सेम चीज़ की हुई है कि भाई मल्टीपल प्लान्स बनाए, कि बेसिक प्लान है, गोल्ड प्लान है, प्लेटिनम है, फिर सेपरेट एड ऑन पैकेज है। एड ऑन पैकेज का मतलब भाई मेरे को सिर्फ हार्ड कॉपी लेना है, तो हार्ड कॉपी भैया 500 रुपये की है, तो तुम अलग से हार्ड कॉपी ले सकते हो। ठीक है, अब वीडियो लेक्चर भी लिया, मतलब एक बेसिक प्लान है, बेसिक प्लान में मेरे को वीडियो लेक्चर्स मिल गए, अब मेरे को हार्ड कॉपी मंगाना है, तो अलग से मैंने एड ऑन पैकेज कर लिया कि भाई मुझे सॉफ्ट वो नोट्स भी चाहिए, तो 500 रुपये के नोट्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, एड ऑन फीचर्स है। ठीक है, इस टाइप से तुम 3-4 प्लान बना के लिख देना, आंसर डन हो गया। ठीक है, अब अगर तुम चाहते हो अल्टरनेटिव वाला लिखना कि हम फ्रीमियम मॉडल लिखने वाले, सेम चीज लिखना है कि भाई मिस्टर एस कैन यूज फ्रीमियम मॉडल फॉर देयर ऐप। ठीक है, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ दैट एड फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ दैट प्रीमियम प्लान, इस टाइप से लिख दो। या फिर फॉलोइंग पैकेज कैन बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे अपन, तो बेसिक प्लान, गोल्ड प्लान, प्लेटिनम, जो अपन ने ऊपर समझा सेम चीज यहाँ पे लिख देना, बेसिक प्लान के अंदर क्या क्या चीज होगी। सिंपल हो गया हमारा पहला आंसर, है ना, इतना आसान था। अब दूसरा है कि फंडिंग कहाँ से आएगी, सजेस्ट पॉसिबल फंडिंग स्ट्रेटेजीज फॉर द स्टार्टअप। हम फंडिंग कहाँ से लेके आएंगे, मैंने बढ़ाया है तुमको फंडिंग के लिए, कहाँ से, बूट स्ट्रैपिंग से ला सकते हो, आप क्राउड फंडिंग से ला सकते हो, वेंचर कैपिटलिस्ट से ला सकते हो, एंजल इन्वेस्टर से ला सकते हो, इक्विटी फंडिंग से ला सकते हो, मैंने पढ़ाए हुए हैं। स्टडी मेट अपन देख ले रहे हैं, या फिर अपन अपनी बुक देखते हैं, तो पेज नंबर 105 पे है पहला जो आंसर है ना, पेज नंबर 97 पे है। तो स्टडी मेट में तुमको बता दूं, स्टडी मेट में मॉड्यूल 4 चैप्टर 6 में मिलेगा। ठीक है, अब अपन जा रहे हैं पेज नंबर 105 पे। 105 पे आ जाओ, पेज नंबर 105 पे आ जाओ। ये रहा मेरा पेज नंबर 105, कहाँ गया, ये मेरा पेज नंबर 105। 105 नंबर के पेज पे अपन ने क्या पढ़ना है, अपने को अपन ने पढ़ा हुआ है कि भैया कहाँ से अपन फंडिंग ला सकते हैं। तो बोला बूट स्ट्रैपिंग, क्राउड फंडिंग, इक्विटी फंडिंग, एंजल इन्वेस्टर, 5 पॉइंट उठा के लिख देना। अब बूट स्ट्रैपिंग बोला तो एक लाइन बूट स्ट्रैपिंग की समझा देना कि भाई बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है। क्राउड फंडिंग बोला तो क्राउड फंडिंग की एक लाइन समझा देना। एंजल इन्वेस्टर है तो एक लाइन उसकी समझा देना। तुम्हारा आंसर डन हो चुका है ना जी। तो अब ये कहाँ पे मिलेगा, अगर आप स्टडी मैथ से पढ़ रहे हो, मेरी बुक नहीं है तुम्हारे पास, तो चैप्टर 3 देखना। किसका देखना है, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 5 का चैप्टर 3 देखना, तो ये तुमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें हैं, बिल्कुल सिंपल था, बहुत सिंपल था भाई। ठीक है, ये हो गया। तीसरी चीज क्या पूछा गया है, रिकमेंड अ पॉसिबल मार्केटिंग सॉल्यूशन फॉर दिस इनोवेटिव बिजनेस। मार्केटिंग सॉल्यूशन, मैं मार्केटिंग कैसे करूंगा, मैं टीचिंग कर रहा हूं, मैं मार्केटिंग कैसे करूंगा भाई, व्हाट्सएप मार्केटिंग करूंगा, मैं इंस्टाग्राम पे प्रमोशन कराऊंगा, डिजिटल मार्केटिंग कराऊंगा, मैं इंस्टाग्राम पर रील्स बना बना के शेयर करवाऊंगा, कोलैबोरेशन करवाऊंगा, मैं ईमेल मार्केटिंग करवाऊंगा, मैं एसईओ करवाऊंगा। मैं एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मैं एग्जांपल तुमको देता हूं। मैं स्वप्निल पाटनी क्लासेस के बारे में बताता हूँ। तुम लिखना स्वप्निल पाटनी क्लासेस.com। तो ऊपर तुमको 2-3 एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनी दिखेंगी, फिर उसके बाद स्वप्निल पाटनी क्लासेस तुमको दिखेगा। क्यों, ऊपर जो 2-3 तुमको एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनी दिखे ना, उन्होंने एसईओ करवा के रखा हुआ है। एसईओ बोले तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि भाई कोई भी स्वप्निल पाटनी क्लासेस सर्च करेगा, मेरी वेबसाइट आनी चाहिए। क्यों होना चाहिए, जैसे lecturewala.com हुआ, या फिर मैं बोल सकता हूँ स्मार्ट लर्निंग डेस्टिनेशन। आई डोंट नो तुमको ये नाम पता है कि नहीं, स्मार्ट लर्निंग डेस्टिनेशन, लेक्चर वाला, ये लोग क्या करते हैं, लेक्चर्स बेचते हैं, सारे टीचर्स के लेक्चर अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करते हैं और ये लोग बेचना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इतना पैसा लगाते हैं कि भाई कोई भी टीचर का नाम सर्च करे, इनकी वीडियोस, इनकी वेबसाइट पहले आती है। तो ये मार्केटिंग है भाई, है ना। तो तुम लिख सकते हो। अब इन्होंने कहा क्या लिखा हुआ है, वो चीज भी मैं बता देता हूँ। इन्होंने लिखा हुआ है भाई डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कन्वर्सेशन मार्केटिंग, पार्टनर मार्केटिंग, कस्टमर मार्केटिंग। तो 3-4 मार्केटिंग तुम लिखना, वो भी मैं तुमको बुक से बताता हूँ। अपनी बुक के अंदर कहाँ दे रखा है, पेज नंबर 21 पे दे रखा हुआ है।
तो मैं पेज नंबर 21 पे आता हूं दोस्त। आ जाओ, अपन पेज नंबर 21 पे आते हैं। हाँ, ये दे रखा हुआ है न्यू स्ट्रेटजीज फॉर न्यू एज मार्केटिंग। तो इसमें तो डिजिटल मार्केटिंग एक एक लाइन तुमको लिखना है। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, वॉइस मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग हो गया, लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में। तुम इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो गया, इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशन होता है वो लिख सकते हो। एक एक दो दो लाइन उसके अंदर तुमको लिखना होगा दोस्त, है ना। और ये कहाँ दे रखा हुआ है स्टडी मेट के अंदर, वो भी मैं तुमको बता दे रहा हूँ दोस्त। मॉड्यूल नंबर 1 में तुम जाना, चैप्टर कौन सा होगा 6, मॉड्यूल 1 चैप्टर 6, है ना। मॉड्यूल 1 चैप्टर 6 तुमको मिल जाएगा। हमारी पहली केस स्टडी बहुत आसान थी, ईजी थी। पूरी की पूरी बुक के अंदर से कंटेंट था, है ना। और बाकी तुमको कंटेंट अपने मन से लिखना था, अंदर का मसाला तुमको लिखना था। तो मेरी एक केस स्टडी हो चुकी है ना। अब मैं आता हूँ सेकंड केस स्टडी के ऊपर। ये भी इजी है, इजी है, अपनी बुक से आई हुई है, ठीक है। दिसंबर अपनी बुक से आई हुई है, सॉरी ये गलत बोला, अपनी बुक के अंदर इसका कंटेंट अवेलेबल है ना। मतलब बुक के अंदर से लिखना है, स्टडी मेट के अंदर से चीजें देख के लिख लेना, कॉपी पेस्ट करना है अगर अपन ने पढ़ा है तो, है ना। बाहर से इतना कुछ नहीं पूछा इन्होंने। दिसंबर 23 में आया हुआ था, ठीक है। PQR लिमिटेड इज अ लीडिंग स्टार्टअप ऑपरेटिंग इन हेल्थ केयर सेगमेंट। एक हेल्थ केयर सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। इट हैज अ हेल्दी रेवेन्यू स्ट्रीम एंड इट्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आर ग्रोइंग एट अ CAGR 10%, ठीक है। इसका प्रॉफिट वगैरह ग्रो कर रहा है। द कंपनी रेगुलरली प्रिक्योर मेडिकल इक्विपमेंट फ्रॉम USA ऑन क्रेडिट एंड बाय अदर सप्लाईज फ्रॉम डोमेस्टिक सप्लायर, ठीक है। कुछ सामान हम इंडिया से लेते, कुछ सामान इंडिया के बाहर से हम बाई करता, ओके। The operations of the company are well integrated through modern technology and sophisticated information system। मतलब ये लोग क्या करते हैं भाई, अपना सॉफ्टवेयर वगैरह का अच्छा खासा यूज करते हैं, है ना। इंफॉर्मेशन सिस्टम का अच्छे खासा यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर रहे हैं लोग, ठीक है। ऐसे ट्रेडिशनल तरीके से नहीं जा रहे हैं ये लोग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। द कंपनी इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन सम की मैनेजरल पर्सनल्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, ठीक है। कुछ की मैनेजरल जो एम्प्लॉयज होते हैं, इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं जो की मैनेजरल पर्सन हैं, उनके थ्रू पूरे सॉफ्टवेयर वगैरह चल रहे हैं, ओके ब्रो, कोई दिक्कत नहीं। द कंपनी इज हाईली लिवरेज्ड फर्म, ठीक है। इट इन्वेस्टेड सरप्लस फंड इन बोथ डेट और इक्विटी सिक्योरिटीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग सर्टेन न्यू रेगुलेशन टू कम इन प्लेस इन न्यू फ्यूचर। फालतू की इन्होंने बहुत सारी कहानी दे रखी हुई है, असली काम यहाँ से आता है हमारा कि PQR लिमिटेड वांट्स टू इंट्रोड्यूस एन एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम टू मॉनिटर द रिस्क it is subject to and to come up with some effective solutions to the same। the company has hired your consultancy firm। अब required पढ़ो, क्या बोलना चाह रहा है, प्रिपेयर करो अ डिटेल्ड रिपोर्ट बाय हाईलाइटिंग द रिस्क एक्सपोजर्स और पॉसिबल रिस्पॉन्सेज। हमारा क्वेश्चन इतना ही सा था, तुमने इतनी बड़ी केस स्टडी पढ़ी, बहुत ज्यादा कुछ काम की नहीं थी, उन्होंने पूछा रिस्क एक्सपोजर बताओ और उसके पॉसिबल रिस्पॉन्सेज बताओ, रिस्क क्या क्या हो सकते हैं और हम उसका रिस्पॉन्स क्या देंगे। तो समझो क्या क्या रिस्क हो सकता है। पहले फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क हो सकता है, परचेस पावर का रिस्क हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है, मार्केट का रिस्क हो सकता है, इक्विटी रिस्क हो सकता है, रेगुलेशन का रिस्क होता है, बहुत सारी रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो मैं तुमको बता देता हूँ, इसमें से 5-6 रिस्क अपने को लिखना है। पेज नंबर 126 पे अपने को बुक में मिल जाएगा, मैं निकाल के देता हूँ पेज नंबर 126। ये दे रखा हुआ है पेज नंबर 126, आजा आजा भाई, पेज नंबर 126 ये दे रखा हुआ है। अपने रिस्क वगैरह के बारे में पढ़ा हुआ था, है ना। क्या क्या पढ़ा था भाई, परचेसिंग पावर रिस्क होती है, ठीक है। मार्केट की रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, ठीक है। बिजनेस की रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है, डिफॉल्ट रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क है, डिफॉल्ट रिस्क है। तो अपने को 5 से 6 लिख देना चलेगा, 6 रिस्क अपने को लिखना है और उसका हम रिस्पॉन्स क्या देंगे वो लिखना है। तो इन्होंने क्या लिखा है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है, तुमको इतना ही लिखना है कि फॉरेन एक्सचेंज की रिस्क है। फॉरेन एक्सचेंज की रिस्क का क्या मतलब है कि भैया ये USA से सामान खरीदेंगे, लाइक अगर आज 1 डॉलर का इन्होंने सामान बाहर से खरीदा, 1 डॉलर कितने का है आज, 100 रुपए का है दोस्त, ठीक है। अब मैंने कल पेमेंट देना है, मेरे को आज पेमेंट नहीं देना, आज मेरा सामान आएगा, कल मुझे पेमेंट देना है, और कल पता पड़ा डॉलर की रेट 110 रुपए हो गई, 110 रुपए हो गई, तो मेरे को 110 रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 1 डॉलर देना है। 1 डॉलर कितने का आएगा कल, 110 का आएगा। तो ये फॉरेन एक्सचेंज की रिस्क है। तो अब इसको कैसे बचाएं,
इसको कैसे बचाएं, तो बोला भाई रिस्पॉन्स, पॉसिबल रिस्पॉन्सेस क्या दे सकते हैं हम, या तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लो या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लो। ये चीज तुमने एस एफ एम में तुमने पढ़ा हुआ है, एस एफ एम में तुमने अच्छे से पढ़ा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिया जाता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिया जाता है। तो इतना ही सा तुमको लिखना है कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है ड्यू टू बाइंग अ मेडिकल इक्विपमेंट फ्रॉम यूएसए, ठीक है, ऑन क्रेडिट। जब तुम उधारी पे लोगे, आज तो ले लोगे, उधारी 2 महीने के बाद चुकाना है, तो 2 महीने के बाद डॉलर की क्या रेट होगी वी डोंट नो, तो उसके लिए हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेके चलते हैं या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। इतना ही सा लिखना, अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टेकन टू रिड्यूस दी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, इतना, ठीक है। फिर है परचेसिंग पावर की रिस्क है। परचेसिंग पावर रिस्क का मतलब क्या होता है कि आज एक सप्लायर है, इसको मैं 2 तरीके से समझाऊंगा। आज एक सप्लायर है, उसी पे पूरा डिपेंडेंट हूँ। भाई 100 रुपए का कोई सामान देता है, ये पेन है, 100 रुपए का ये पेन आता है, वो देता है, 100 रुपए का ये पेन आता है, वो 100 रुपए का पेन देता है, बार बार मैं उसी से रॉ मटेरियल परचेज करता हूँ। अब उसने कल के दिन प्राइस बढ़ा दी, 100 की जगह उसने 110 कर दिया, तो मेरा तो एक नुकसान है ना यार, कि भाई वर्किंग कैपिटल अब ज्यादा लग जाएगी, मुझे एक्स्ट्रा कैश की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है ना, मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। तो उन्होंने बोला कि भाई अब इसका रिस्पॉन्स क्या देना है, मल्टीपल बायर से खरीदो या फिर मल्टीपल सप्लायर से परचेज करो, एक ही के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, एक ही के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं परचेसिंग पावर रिस्क का, कि भाई ये पेन आज 100 रुपए का आ रहा है, ये पेन 1 साल पहले 20 रुपए का आता था, और 1 साल बाद देख रहा हूं तो 100 रुपए का आ रहा है। पेन तो एक ही है ना भाई, कल मेरे जेब से 20 रुपए जा रहा था, लेकिन आज साला 1 लाख 100 रुपए जा रहा है। इसको क्या भाई, परचेसिंग पावर रिस्क है। परचेसिंग पावर रिस्क मतलब मेरे हाथ में जो वैल्यू है, मतलब 20 रुपए था, 20 रुपए में ये पेन आ ही नहीं पा रहा, अब मेरे को 100 रुपए लग रहा है, मेरे पैसे की कीमत गिरती जा रही है। मैंने क्लास में एग्जाम्पल दिया था इसका, कि भाई 1 लीटर पेट्रोल पहले 20 रुपए का आता था, आज 100 रुपए का आ रहा है, पैसे की कीमत गिरती चली जा रही है ना, इसको बोलेंगे परचेसिंग पावर रिस्क। तो तुम इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है कि परचेसिंग पावर की रिस्क है, वो कैसे हो रहा है, टू ड्यू टू हाई वोलेटिलिटी इन द प्राइस ऑफ द अदर सप्लायर पोस्ट डोमेस्टिकली, ठीक है। भैया जो इंडिया के अंदर जो सप्लायर्स है ना, उनसे अपन बाई कर रहे हैं, तो परचेसिंग पावर में प्रॉब्लम आ रही भाई। आज 100 रुपए का कोई चीज दे रहा है, कल उसने रेट बढ़ा दी, दिक्कत है। तो उसने बोला अपने को रिस्पॉन्स क्या है भाई, बाइंग फ्रॉम दी मल्टीपल बायर्स, अपन मल्टीपल बायर से बाई करना स्टार्ट करो, एक ही बायर के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। अगर ये अपने को महंगा दे रहा है उससे बाई कर लेंगे, वो महंगा दे रहा है उससे बाई कर लेंगे, है ना। फिर है भाई फाइनेंशियल रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क किससे रिलेटेड है, ड्यू टू हाई लिवरेज इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ लिखा हुआ है ना कि लिवरेज है, किस चीज में लिवरेज है, कैपिटल स्ट्रक्चर में लिवरेज। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, लिवरेज वाला पॉइंट था। हाँ, द कंपनी इज हाईली लिवरेज्ड फर्म, अब लिवरेज वाला पॉइंट आ गया, तो लिवरेज से रिलेटेड अपना फाइनेंशियल रिस्क होगा, सॉरी लिवरेज से रिलेटेड अपना फाइनेंशियल फाइनेंशियल रिस्क होगा। फाइनेंशियल रिस्क कैसा, देखो भाई डेट लिया हुआ है, डिवेंचर लिया हुआ है, फिर लोन लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट का मुझे पेमेंट करना है, जो कि मार्केट रेट पर बेस्ड है। मतलब मैंने लोन लिया किसी से, सामने वाले की कंडीशन है कि भैया मार्केट रेट में जितना इंटरेस्ट चल रहा है वो तुमको पे करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है कर दूंगा, आज 9% की रेट चल रही तो मेरे को 9% इंटरेस्ट देना है, कल अगर 10% की रेट हुई तो साला मुझे 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो चीज़ है। तो ये मेरी फाइनेंशियल रिस्क हो गई। इसको कैसे मिटिगेट करें, इसको कैसे रिस्पॉन्स दें, इस रिस्क को कैसे कम करें, द कंपनी में ट्राई टू रिड्यूस द डेट बाय यूजिंग ना इक्विटी शेयर्स। आप डेट लेना कम करो, इक्विटी शेयर्स इशू कर दो, ये फाइनेंशियल रिस्क हमारी कम हो जाएगी। फिर अगली रिस्क क्या आएगी हमारी, ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्यों है, ड्यू टू डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी एंड की मैनेजरल पर्सन। देखो पहले मैं इसको रफ करता हूँ, तुमको बताता हूँ कि क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहली रिस्क कौन सी थी, फॉरेन एक्सचेंज की रिस्क, फिर है परचेसिंग पावर की रिस्क। देखो स्टार्टिंग में जब तुम पढ़ोगे यूएस से सामान खरीद रहे हो तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हो रही है, ठीक है। और डोमेस्टिक सप्लायर से खरीद रहे हो तो ये तुम्हारी कौन सी रिस्क हो रही है, परचेसिंग पावर रिस्क हो रही है। फिर उसके बाद जब अपन आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी और सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम आईटी का अगर अपन जब यूज कर रहे हैं तो देखो कौन सी वाली रिस्क हो रही है, ऑपरेशनल रिस्क हो रही है। ये वाली कौन सी होगी, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ठीक है। और ये वाली कौन सी होगी, डोमेस्टिक से खरीद रहे हैं तो अपन परचेसिंग पावर रिस्क। फिर टेक्नोलॉजी के जब अपन यूज कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग रिस्क होगी,
ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क होगी, और एक और क्या था भाई, हाँ लिवरेज्ड फर्म है, लिवरेज्ड फर्म है तो हमारी फाइनेंशियल रिस्क को बता रहा है। तो धीरे धीरे जैसे तुम आगे बढ़ते जा रहे हो तो ये रिस्क से कनेक्ट करता चला जा रहा है हमारा क्वेश्चन। और बताता हूं तुमको, फिर है भाई इक्विटी रिस्क। इक्विटी रिस्क में क्या है भाई, हमको इक्विटी शेयर से रिलेटेड यहाँ पे लिख रहा होगा कुछ, देखो ये देखो सरप्लस डालना चाह रही, किस में डाल रही, इक्विटी में डाल रहा है और डेट में डाल रहा है, तो भैया इक्विटी से रिलेटेड हमारी रिस्क हो गई है ना। इस टाइप से इनका क्वेश्चन इन्होंने फ्रेम किया हुआ है, ठीक है। और इंटरेस्ट है, फिर रेगुलेटरी है। इंटरेस्ट रिस्क भी इसी के ऊपर है कि भाई तुम डेट में डाल रहे हो और इक्विटी में डाल रहे हो, वहां पैसा डालो जहां से अपने को ज्यादा इंटरेस्ट मिले, तो भाई इंटरेस्ट रेट रिस्क है, ठीक है। फिर लास्ट में क्या भाई, कंप्लायंस रिस्क है। ये कंप्लायंस रिस्क, न्यू रेगुलेशन से रिलेटेड हमारी कंप्लायंस रिस्क आएगी। मतलब ये जितनी भी रिस्क थी, जब तुम पढ़ते जाओगे तो चीजें तुमको ऑटोमेटिकली दिखती चली जाएंगी, कौन सी रिस्क इसके अंदर आ रही है ना। तो मैंने तुमको सारी रिस्क बता दी, ठीक है। 5-6 पॉइंट तुम लिखना, तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। फिर अपन कहाँ थे, फाइनेंशियल रिस्क हो गया हमारा। फिर ऑपरेशनल रिस्क है। ऑपरेशनल रिस्क किससे रिलेटेड है भाई, हम बहुत डिपेंडेंट है किसके ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर और की मैनेजरल पर्सन के ऊपर। तो की मैनेजरल पर्सन की अगर मैं बात करता हूँ, इनको जब अपन हाई पेमेंट देंगे जब भी रुक पाएंगे। की मैनेजरल पर्सन की रिस्क कैसे होती है, हमारे एम्प्लॉयज की रिस्क कैसे, एम्प्लॉय छोड़ के ना भाग जाए, एम्प्लॉय छोड़ के ना भाग जाए, ये रिस्क है। तो इनको अच्छा खासा पैकेज दो तो छोड़ के नहीं जाएंगे, तो ये लिखा हुआ है वाइल बेटर पैकेज फॉर एम्प्लॉयज विल रिटेन दी वर्क फोर्स, सिंपल। अच्छा पैकेज दो, रुक जाएंगे। अब टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा अपन डिपेंडेंट है, तो अपने को बेटा ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर रखने होंगे जो कि जब हमारे, अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, किसी भी लैपटॉप पे अगर अपन काम कर रहे हैं, तो अपने को एंटीवायरस डलवाना पड़ेगा, या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर रखो जो वायरस को आने से रोके, या फिर थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व होना चाह रही है, थर्ड पार्टी हमारे क्लाउड में एक्सेस करना चाह रही है, उसको रोको, उसको प्रोटेक्शन मिले, हमारे ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो बोला है रेगुलर आपको मेंटेन करना है आपके सिस्टम्स को। साइबर सिक्योरिटी मेजर विल टेक केयर ऑफ योर सिस्टम की रिस्क। साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लगाओ भाई, पूरा डिपार्टमेंट रख दो साइबर सिक्योरिटी के लिए, कि तुमको कोई भी अनऑथराइज एक्सेस देके उसको रोको, हमारे डेटा को, हमारे सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्ट करो। ये है हमारी ऑपरेशनल रिस्क। फिर इक्विटी रिस्क है, ठीक है। तो इक्विटी रिस्क क्या है भाई, हम सरप्लस बहुत ज्यादा फंड इक्विटी शेयर्स में डाल रहे हैं, तो बोला कि भैया आपको सिंपल इतना सा लिखना कि इक्विटी का जो पोर्टफोलियो उसको रेगुलरली आपको मेंटेन करना है। फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क है। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है भाई, हमने डेट में बहुत ज्यादा पैसा डाल दिया, डिवेंचर्स में बहुत ज्यादा पैसा डाल दिया, मान के चलो मार्केट रेट चल रही 9%, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया 9% से, कल के दिन रेट कम हो गई 8% हो गई, तो मुझे 8% से इंटरेस्ट मिलेगा। तो फिर मेरा दिमाग क्या करेगा भाई, पैसा निकालो, गोल्ड में पैसा डाल दो, या फिर स्टॉक मार्केट में डाल दो, इधर उधर डाल दो। तो वही चीज बोला, इस रिस्क को कम करने के लिए आपको डेट का जो पोर्टफोलियो उसको मेंटेन करो। बैंक लोन दे रहा है 10%, सॉरी, अब अगर अपन बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं 10% इंटरेस्ट दे रहा है, डिवेंचर में डाल रहा हूँ, डिवेंचर ए में डाल रहा हूँ तो 8% दे रहा है, डिवेंचर बी में डाल रहा हूँ तो 12% दे रहा है, तो मैं सोचूंगा 12% में चले जाओ, तो अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करके रखो, है ना। लास्ट वन में है हमारी रेगुलेटरी रिस्क। रेगुलेटरी रिस्क में क्या बोला भैया, आपको हायर करो अच्छे खासे प्रोफेशनल्स जो कंप्लायंस करेंगे, आपके जितने भी कंप्लायंसेस है उसको फुलफिल करेंगे, जिससे आपकी रेगुलेटरी रिस्क कम हो जाएगी। ये लिख देना, तुम्हारा काम हो गया, है ना जी। ये चीज थी, 6-7 रिस्क हैं अपने को इसमें से निकाल के लिखनी थी, जो अपन ने निकाल के लिख दी है। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तुमको चीजें समझ में आती जाएंगी। ये था मेरा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये भी अपनी बुक से ही आया हुआ है, बुक के बाहर चीजें नहीं है। ये जितनी भी मैंने रिस्क वगैरह पढ़ाई सब हमारे बुक के अंदर कहीं ना कहीं टॉपिक्स के अंदर कवर्ड है ना। बस बात ये होती है कि डायरेक्ट कभी क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट ने डाला नहीं है कि ये, जैसे इसमें केस स्टडी बना के तुम इन्होंने डाल दिया कि भाई बताओ रिस्क एक्सपोजर एंड पॉसिबल रिस्पॉन्सेस का। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं है, उसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के है, बट एज इट एग्जैक्ट नहीं है ना। चलो आओ, इससे रिलेटेड मिल जाएगा, मैंने देखा भी था बट ये नहीं मिलेगा। अब ये है हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर दिसंबर 24 का सेट ए। सेट बोले तो 1, पहले जो सेट था उसके अंदर एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है, ये वाला और अपने को निपटाना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये सेट 2 वाला जो क्वेश्चन है ना, सेम जो भी अपन ने जो क्वेश्चन पढ़ा ना, रिस्क एक्सपोजर और पॉसिबल रिस्पॉन्सेस, सेम क्वेश्चन इन्होंने उठा के डाल दिया, है ना। कुछ भी इसके अंदर नहीं है, सेम पूरा पूरा का पूरा क्वेश्चन इन्होंने सेम सेम शेप दिया, मतलब पिछले अटेम्प्ट का क्वेश्चन इन्होंने मॉडल क्वेश्चन पेपर में डाल दिया। चलो आओ, अब ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ाने जा रहा हूं, थोड़ा सा अपने को दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। इस क्वेश्चन के अंदर दिमाग का यूज अपने को करना होगा, है ना। तुमको पूरा दिख रहा है, हाँ जी पूरा दिख रहा है। चलो एक बार अपन पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को।
The government has planned the strategic disinvestment of the State Road Transportation Corporation in the phased manner by allowing some private companies to ferry bus on marked routes. ठीक है. The outrage workers have called for a strike against the move. क्या बोला है, गवर्नमेंट की स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन करके है, गवर्नमेंट, देखो सिंपल सा समझाता हूँ, सिटी बस चलती है, एक सिटी से दूसरी सिटी तक गवर्नमेंट की बस चलती है. क्या चलती है मेरे दोस्त, गवर्नमेंट अपनी बसेस चलाता है, सिटी बस चलाता है ना. अब गवर्नमेंट क्या सोच रहा है, अपन ये प्राइवेट बस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, अपन से नहीं चल पा रहा, अपनी बस की नहीं, अपन नहीं चला पा रहे हैं अपनी बसेस, अपन प्राइवेट वाले बंदों को देते, प्राइवेट लोगों से बोलते तुम अपनी अपनी बस चला दो, हमसे नहीं झेल पा रही है, हम नहीं चला पा रहे हैं. ठीक है, ऐसा करने पे, ऐसा मैंने सोचा, ऐसे बोले तो गवर्नमेंट ने सोचा, स्टेट कॉर्पोरेशन ने सोचा. ठीक है, तो जो आउटरेज्ड वर्कर थे, मतलब जो गुस्सा हो गए वर्कर्स, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज थे, जो बस चलाते थे, ड्राइवर हो गया हमारा, ठीक है, कंडक्टर हो गया, वो गुस्सा हो गया, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारी जॉब चली जाएगी, हम इस रूट पे काम कर रहे हैं, हो सकता है तुम हमको निकाल दो जॉब से. ठीक है, तो वो गुस्सा हो गए, तो उन्होंने स्ट्राइक कर दी, स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं 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 चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार की नहीं चलेगी, वो चीज चल रही है अभी. ठीक है, यू आर द हेड ऑफ द वर्कर यूनियन ऑफ द ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन. यू मतलब मैं अपनी बात करता हूं, मैं वर्कर का कौन हूं, यूनियन है, मैं हेड हूं उनका, मतलब मैं वर्कर हूं. ठीक है, गवर्नमेंट का ही मैं एम्प्लॉय हूं. वर्कर किसके हैं, गवर्नमेंट के हैं. ठीक है, मतलब ड्राइवर हुआ, ठीक है, कंडक्टर हुआ, कौन है, ये वर्कर्स है ना. तो कौन, गवर्नमेंट के ही है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं. अब इन्होंने स्ट्राइक कर दी और मैं इनका हेड हूं, मैं इनका हेड हूं, मैं इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सिंपल है. ठीक है भाई, ओके. अब क्या है, इन द मीटिंग विद द स्टेट ऑफिशियल्स, अब मीटिंग कर रहे हैं, हड़ताल हो गई है, मैं मीटिंग कर रहा हूं क्योंकि मैं हेड हूं. ठीक है, किसके साथ, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के साथ. ओके, they have informed you about the circumstances of inefficiency, corruption and deteriorating quality of the service to the commuters. commuters बोले तो यात्री, कि भाई गवर्नमेंट बोल रही है कि यार हम इनएफिशिएंट है इस बस को चलाने में, करप्शन बहुत ज्यादा होता है, जितना कलेक्शन होना चाहिए उतना कलेक्शन हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, और अच्छी क्वालिटी की बस हम नहीं चला पा रहे हैं, अच्छी सर्विसेज हम नहीं दे पा रहे हैं यात्रियों को, इसलिए हम ये बस को बंद करना चाह रहे हैं. उसने मेरे को बोला. ठीक है, यू हैव ऑल्सो प्रेजेंटेड द वर्कर्स व्यू पॉइंट एंड देयर कंप्लेंट ऑफ लो पे स्केल एंड नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज फ्रॉम द पास्ट फ्यू मंथ्स. अब उन्होंने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि यार हम जो बस चला रहे हैं उसका पूरा पूरा रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है, करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्वालिटी ऑफ जो सर्विस देना था वो सर्विस नहीं दे पा रहे हो, है ना. तो वर्कर के एंड से मैंने बोला कि देखो आप क्या है, गवर्नमेंट जी आप हमको अच्छे से सैलरी पे नहीं कर रहे हो, इसलिए हम करप्शन कर रहे हैं, अच्छे से हम सर्विस नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमको कम पैसा दे रहे हो, सैलरी भी 2-3 महीने की तुमने अभी तक हमको नहीं दी हुई है, ये चीज मैंने उनको बोला. ठीक है, A deadlock has occurred between two parties where no side is willing to lose. भैया गवर्नमेंट ने अपनी बात रख दी, मैंने अपनी बात रख दी, अब कोई झुकने तैयार नहीं हो रहा. गवर्नमेंट कह रही मैं बस बंद कर रहा हूँ इस एरिया में, और मैं बोल रहा हूँ नहीं तुम बस बंद नहीं कर सकते, तुम हमको कम पे कर रहे हो, करप्शन जो हुआ है हमारे वर्कर की तरफ से इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने बहुत सारे टाइम से पेमेंट नहीं दिया, और दोनों पार्टी आपस में लड़ रही है, मतलब झुकने कोई तैयार नहीं है, कोई सॉल्यूशन अभी नहीं निकल पा रहा है. ठीक है, टू ब्रेक द डेडलॉक द ऑफिशियल्स offer you a bribe and other perks to comply with the decision of the privatization in the phased manner. अब झुकने तैयार नहीं हो रहा, मैं भी, सामने वाला गवर्नमेंट है वो भी झुकने तैयार नहीं हो रही, तो उन्होंने मुझे ब्राइब देने की कोशिश की. उन्होंने बोला कि दिव्यांशु भाई तुम कुछ अमाउंट रख लो और प्लीज हमें ये बस बंद कर देने दो, अपने तुम वर्कर से जाके बोलो कि गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज अब वो इस रूट पर बस नहीं चला पा रही और अपन सब राजी हो जाओ, है ना. वो मेरे को ब्राइब देने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, state transport services are in a state of एक मिनट, the state transport services are in a state of peril. ठीक है, and there is a huge outcry among the common masses. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो कोई इशू नहीं, छोड़ो इसको. आइडेंटिफाई द मोरल डिलेमा फेस्ड बाय यू. अब तुमको मेन चीज क्या लिखना है भाई, हमसे पहला क्वेश्चन उसने पूछा, क्या पूछा भाई, आइडेंटिफाई करो द मोरल डिलेमा फेस्ड बाय यू. जो मोरल डिलेमा है तुमने क्या फेस किया वो बताओ. मोरल डिलेमा बोले तो देखो गवर्नमेंट का मैं एम्प्लॉय हूँ. ठीक है, गवर्नमेंट ने मुझे हायर किया हुआ है क्योंकि मैं गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ. दूसरी चीज है मैं वर्कर का लीडर भी हूँ, है ना, मैं वर्कर का लीडर हूँ. वर्कर्स कौन है, गवर्नमेंट के ही तो है, गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉय है, हाँ है, वर्कर का मैं लीडर हूँ. अब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट है उसने मुझे ब्राइब दे दी, ब्राइब देने की कोशिश की हुई है. ठीक है, वो देने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मैं झुक नहीं रहा हूँ. अब मेरे पास इथेटिकल डिलेमा है, मेरे पास डिलेमा में हूँ, मैं दुविधा में हूँ, या मैं ब्राइब ले लूँ और गवर्नमेंट की बात मान जाऊँ कि भाई ठीक है चलो गवर्नमेंट जो बोल रही है ठीक है, हमारा एम्प्लॉयर ही तो है, उसकी बात मान लो, हमारे ऑफिसर्स हैं बात मान लो,
एक चीज। दूसरी दुविधा ये है, अगर मैंने ब्राइब ले ली तो साले हमारे वर्कर्स का क्या होगा भाई, मैं उनका नेता हूँ, मैं उनका लीडर हूँ, उनको उनको क्या बोलते हैं उसको अंधकार में रख दूं, वो मेरे पे विश्वास करके उनने मेरे को लीडर बनाया, उनको मैं धोखा दे दूं क्या, है ना। तो ये मेरे पास क्या है भाई, पहली चीज है मैं क्या हूँ, डिलेमा में हूँ। ये मेरे लिए क्या होगा, मोरल डिलेमा होगा। ये मेरे लिए क्या है भाई, दुखद चीजें हैं। क्या करूं, ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। इस चीज के ऊपर अपने को आंसर लिखना पड़ेगा। अब ये चीज अपनी बुक में नहीं मिलेगी चीजें, अपने को कॉमन सेंस से लिखना पड़ेगा, अपना दिमाग का यूज करके लिखना पड़ेगा। ब्राइब करके एक अच्छा पॉइंट मिल गया, इसके ऊपर अपन लिख सकते हैं भाई, है ना। 2 पॉइंट मैंने यहीं पे तुमको डिस्कस कर दिया, है ना। तो आओ अपन लिखेंगे, मैंने इस आंसर को लिखा भी था, तो मैं तुमको लिखा हुआ बता देता हूँ, हिंट देता हूँ कि अपन किस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। तो मोरल डिलेमा में हूँ, तो पहली डिलेमा में क्या हुआ, मैं किस टाइप से लिख सकता हूँ वो मैं तुमको बताता हूँ, मैं किस टाइप से आंसर को लिखूंगा। एज एन एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट कॉर्पोरेशन आई एम इन डिलेमा वेदर टू टेक ब्राइब एंड सपोर्ट गवर्नमेंट। पहली चीज, पहला पॉइंट लिखूंगा कि भाई मैं इस डिलेमा में हूँ, मैं इस क्या बोलते हैं उसको, मोरल डिलेमा में हूँ कि भाई मैं ब्राइब लूँ गवर्नमेंट से या फिर नहीं लूँ, है ना, इस टाइप से लिखूंगा। एंड वेदर टू सपोर्ट वर्कर्स बिकॉज आई एम वर्कर्स यूनियन लीडर, मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट करूँ या फिर मैं हमारे वर्कर को सपोर्ट करूँ, ये लिखूंगा मैं। ये मेरा पहला डिलेमा में है, ये मेरी पहली समस्या है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट अपन लिखेंगे, इफ आई एक्सेप्ट ब्राइब देन इट विल बी मॉनिटरी पर्सनल गेन बट विल इम्पैक्ट ऑन वर्कर्स ट्रस्ट। ठीक है, अगर मैं ब्राइब लेता हूँ, अच्छा खासा अमाउंट मेरे को गवर्नमेंट दे देगी, तो मुझे पर्सनल गेन हो जाएगा, लेकिन इम्पैक्ट करेगा हमारे वर्कर्स के ट्रस्ट को, है ना, वो इम्पैक्ट करेगा हमारे वर्कर के ट्रस्ट को। सिंपल है, 2 पॉइंट लिख दिया। तीसरा पॉइंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट लिखो, बहुत है ना। पहली चीज अपन ने सिंपल क्या लिखना था भाई, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ मैं डिलेमा में हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ब्राइब लूँ गवर्नमेंट से या फिर नहीं लूँ, है ना। दूसरी चीज, अगर मैंने ब्राइब ली तो वो मेरे लिए का पर्सनल तो गेन बन जाएगा, मॉनेटरी गेन बन जाएगा, लेकिन मेरे वर्कर्स का ट्रस्ट हार जाएगा, ये मैं डिलेमा में हूँ, ठीक है। एक पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब तुमको स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम ले सकते हो, फटाफट ले लो अगर स्क्रीनशॉट इस टाइप से तुमको लिखना है, ठीक है। इस टाइप से आंसर अपने लैंग्वेज में भी लिखना हो तो इस टाइप से ही जाएगा वो घुमा फिरा के। चलो आओ, अब हमसे सेकंड क्वेश्चन क्या चीज पूछा है, एनालाइज योर रोल्स एंड ड्यूटीज। इतना आंसर पहले लिखते हैं अपन, फिर अपन थर्ड पे जाएंगे। रोल क्या है और ड्यूटीज क्या है मेरी, रोल क्या होगा और ड्यूटीज क्या है, क्योंकि मैं यूनियन का लीडर हूँ, मेरे रोल क्या है, मेरी ड्यूटीज क्या होंगी, तो वो चीज़ भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि मेरे रोल क्या है, मेरी ड्यूटीज क्या है। तो पहला मेरा रोल और ड्यूटीज क्या होगा, हाईलाइट करता हूँ मैं, भाई सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर। मेरा रोल है, मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने जो वर्कर्स है उनका सेफ गार्ड करूँ, क्या इंटरेस्ट, उनके साथ खड़ा रहूँ, उनके राइट्स को बचाने की कोशिश करूँ। दूसरा पॉइंट क्या भाई, इमोरल टू टेक द ब्राइब, मैं ब्राइब लूंगा तो वो मेरे लिए बहुत इमोरल हो जाएगा, नहीं लेना चाहिए। ये 2 पॉइंट मैं इसमें लिखूंगा, ठीक है। तो सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर, वर्कर का सेफ गार्ड करूंगा इंटरेस्ट को। इसके अंदर 2 पॉइंट अपन डाल सकते हैं कि आई हैव टू वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर, आई विल फाइट विद स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर। सिंपल, इतना पॉइंट लिखूंगा, चलेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या जाएगा मेरा कि इमोरल टू टेक द ब्राइब, आई विल एडेयर टू माई ड्यूटीज एंड विल नॉट ब्रेक द ट्रस्ट और फेथ ऑफ द वर्कर। सिंपल, मैं अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करूंगा, मेरे जो राइट्स हैं वो मैं निभाऊंगा, जो मेरी ड्यूटीज है उनको निभाऊंगा, ठीक है। जो मेरे राइट्स हैं, जो मेरे वर्कर के राइट हैं, जो मेरा इंटरेस्ट है उसके लिए मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं ब्राइब नहीं लूंगा, उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा। इस टाइप से अपने को आंसर बना के लिखना होगा, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए हमारे, यहाँ तक हमने लिखा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑल्सो सजेस्ट द कोर्स ऑफ एक्शंस। अब एक्शंस क्या ले सकते हैं वो चीज़ और बता दो, हम क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं वो चीज़ के ऊपर अपने को बात करना है। तो अपन क्या एक्शन लेंगे इस केस में, सबसे पहली चीज़ भाई वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट अनएथिकल तरीके से ना हो कि भाई तोड़ा फोड़ी ना करें, वर्कर्स बैठे हुए हैं शांति से प्रोटेस्ट करो, किसी को हार्म मत करो कि भाई 10 बस रखी हुई है जला दी तुमने, बस ऐसा नहीं करना। तो अपने को ये भी चेक देख के रखना है, हमारे वर्कर से कह के रखना है भाई लड़ाई वगैरह नहीं करना, गाली गलौच नहीं करना, बस वगैरह नहीं जलाना, ठीक है, अहिंसा नहीं करना। सिंपल एक चीज़। दूसरी चीज़ है मैं नेगोशिएट करने की कोशिश करूंगा गवर्नमेंट के साथ कि एक अच्छा खासा जो सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं वो निकाल सके हम, है ना। 2 पॉइंट हम आराम से लिख सकते हैं, तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर तीसरी चीज़ है हम वर्कर के राइट के बारे में बात कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि आप हमको अच्छे से पेमेंट दो, टाइम पे पेमेंट दो, करप्शन नहीं करेंगे हम लोग, है ना, क्वालिटी ऑफ सर्विस देंगे, आप हमको समय से पैसा दो और अच्छा खासा पेमेंट दो। और चौथी चीज़ है अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो तो रूल्स रेगुलेशंस पूरे कंप्लाई हो, जिस तरीके से हमारे ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस रखते हैं इस तरीके से हम चार बातें उनको बोल सकते हैं। ये हमारे कोर्स ऑफ एक्शन, ये एक्शन हम ले सकते हैं,
अब एक चीज ध्यान रखना, इसके आगे लिखा है एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। अब ये जो है ना मेरे हिसाब से गलती से लिखा गया, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द स्कोप ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, ये मेरे हिसाब से गलती से आपकी इंस्टीट्यूट ने इसमें लिख दिया, क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में भी ये आया हुआ है, शायद दिसंबर 23 के कुछ एक मॉक टेस्ट, जून 24 का मॉक टेस्ट पेपर के अंदर सेम क्वेश्चन दे रखा हुआ है, उसमें ये लाइन नहीं लिखी हुई है, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द स्कोप ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और आंसर पूरा का पूरा सेम यही है। तो मेरे हिसाब से गलती से लिखा गया, तो इसको हटा देना, इसके ऊपर दिमाग मत लगाना, कुछ कुछ गड़बड़ है तो गड़बड़ है तो अपने को थोड़ा ठीक करना होगा, है ना। तो कौन कौन से कोर्स ऑफ एक्शन अपन लेंगे, तो पहला वाला मैंने तुमको पढ़ा दिया, ये 2 पॉइंट अपन को लिखना था, मैंने अपने को वो अपन ने खुद लिख लिया। दूसरा वाला पॉइंट ये था कि क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, तो ये इंटरेस्ट के बारे में बात करता है और मोरल राइटियसनेस के बारे में बात करता है, ठीक है, वो चीज़ अपन ने यहाँ पे बता दी है। फिर कौन कौन से कोर्स ऑफ एक्शन हम लेंगे, तो कोर्स ऑफ एक्शन में हमने क्या बोला, नेगोशिएट करेंगे विद द ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स। इसके आगे का पॉइंट तुम अपने लैंग्वेज में लिख लेना कि हम लोग नेगोशिएट करेंगे, हमारे जो ऑफिसर्स हैं उससे कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरी चीज़ है एंश्योर करना पीसफुल, लेजिटिमेट हटा देना, पीसफुल प्रोटेस्ट हो, हम हमारे वर्कर्स से बोलेंगे कि शांति से काम करना है, पीसफुल तरीके से करना है, अनएथिकल तरीके से आपको प्रोटेस्ट नहीं करना है। तो ये लाइन लिख देना कि लीडर्स मस्ट एंश्योर दैट प्रोटेस्ट आर डन इन अ पीसफुल मैनर विदाउट एनी अनएथिकल मीन्स, इतना लिख देना, ठीक है। अब हम लोग जब अपन बातचीत करेंगे तो उनसे हम और क्या बोलेंगे भाई, वेलफेयर ऑफ दी वर्कर के वेलफेयर के लिए बात करेंगे कि आप हमको क्या प्रोवाइड करो, टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस दो, प्रोवाइड करो, बेसिक इंश्योरेंस फैसिलिटीज भी आप प्रोवाइड करो, है ना। यहाँ पे अपन ऐसे लिख सकते हैं प्रोवाइड, PROVIDE, प्रोवाइड टाइमली वेजेस, ऐसा लिखो, प्रोवाइड टाइमली वेजेस, कॉमा लगा के लिखना, और बेसिक इंश्योरेंस फैसिलिटीज, ठीक है, इतना सा लिखो चलेगा, ठीक है। और रेगुलेशन ऑफ दी सर्विसेज, कि भाई जो अगर गवर्नमेंट की जो बस चल रही है उसके ऊपर जो रेगुलेशंस लग रही है, सेम रेगुलेशंस हमको प्राइवेटाइजेशन होने के बाद जो प्राइवेट बस चलेगी उसके ऊपर भी लगाना, जिससे क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी रहे। अगर तुम हमको हटा रहे हो, अगर किसी और को लेके आ रहे हो, तो सेम रूल उसके ऊपर भी लगाना। तो उन्होंने वही चीज़ बोला, रेगुलेशन ऑफ सर्विसेज, कि प्राइवेटाइजेशन इज needed to increase efficiency. However, privatization of transport services, unless well regulated, can lead to unhappy outcomes such as rise in accident or unruly ड्राइव इन एंड बिहेवियर, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। हेंस इफ द सेक्टर इज प्राइवेटाइज इट मस्ट बी ड्यूली रेगुलेटेड, ठीक है। तो अपने को लिखना कितना वो मैं बताता हूँ तुमको, जस्ट वेट। पहली चीज लिखना है कि इफ द सेक्टर इज प्राइवेटाइज इट मस्ट बी ड्यूली रेगुलेटेड, इतना लाइन लिखना तुम, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन of transportation service unless well regulated can lead to unhappy outcomes, ठीक है, such as rise in accidents, इतना लिख देना चलेगा, इस टाइप से तुम लिखना, हो जाएगा काम। अगर ये भी लाइन नहीं लिखनी तो ठीक है भाई, तुम 3 लाइन लिखो, एक ये वाली लिखो, दूसरी ये वाली लिखो, तीसरी ये वाली लिखो, इस टाइप से तुमको लिखना है ना। मेन जो की पॉइंट बता दिए, अंदर का तुम अपने हिसाब से चाहो तो चेंज कर सकते हो, है ना। ये हमारे 3 केस स्टडी हो चुकी, चौथी केस स्टडी मैंने तुमको बता दी, सेम है, सिमिलर है हमारी, ठीक है। अब कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना 7999931761। और हाँ, प्लीज़ फटाफट वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ये तुम्हारा पहला काम। चलो टेक केयर, बाय बाय।